बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। बेसिकली आपको पता होगा कल 18 दिसंबर को किसान डे था, तो उसी हिसाब से हमारे फार्मर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ही मैंने आज एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज़ किया है। और इसके हम दो पार्ट रखेंगे। पार्ट वन में हम प्रॉब्लम से बात करेंगे और पार्ट टू में हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलते हैं जी फॉर्मली अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में बहुत बात होती है। कभी को कहता है कि जी सीड क्वालिटी, फर्टिलाइज़र्स, लैंड की ट्रीटमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे बात की जाती है। मेरे ख़्याल में ये सब चीज़ें जो हैं वो सिम्टम्स हैं जो भी बात की जाती है। एक्चुअली देर आर थ्री कोर इश्यूज़ के जो फिर सोर्स बनते हैं इन सिम्टम्स का, और आगे फिर एसोसिएट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे चैलेंजेस को। मेरे ख्याल में तीन मेन इशू हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट कर रहे हैं। नंबर वन इज़ इकॉनमी ऑफ स्केल, नंबर टू इज़ लेंथी अर्निंग और कैश कन्वर्जन साइकिल, और नंबर थ्री इज़ रोल ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये तीन चीज़ें हैं जो कि प्रिसाइसली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये मेरी ज़ाती राय है कि वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हम वन बाय वन इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर या इन तीनों प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकॉनमी ऑफ स्केल के ऊपर। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इकॉनमी ऑफ स्केल को एलेबोरेट कर दूं। देखिए, कोई भी आप चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। अच्छा, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो विद ईच एडिशनल यूनिट वो तो ऐड होती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो जैसे जैसे आप एडिशनल नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो उन पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट है वो हर यूनिट के ऊपर कम होती जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इकॉनमी ऑफ स्केल। अच्छा, पाकिस्तान में इशू ये है कि जो एवरेज लैंड होल्डिंग है पाकिस्तान में, दैट इज़ वेल बिलो जो ग्लोबल बेंचमार्क है। हमारे पास एवरेज लैंड होल्डिंग 6.4 एकर्स है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, आप सबको पता है कि हमारा एक यहाँ पे इनहेरिटेंस विरासत का लॉ है। तो सेंचुरीज से लैंड जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डिस्ट्रीब्यूट होती आ रही है। तो वो उससे क्या हुआ है कि तीन चार जो जब जनरेशन्स आ जाती हैं तो लैंड की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है, जो अभी हमारी जो करंट जनरेशन्स इस इशू को फेस कर रही हैं। और अप टिल 70s फिर भी हमारे यहाँ पे कोई नई लैंड अलॉटमेंट्स होती थी, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रॉपर रीज़नेबल लैंड अलॉटमेंट नहीं हुई फार्मर्स को, जिसकी वजह से जो आपका लैंड होल्डिंग का इशू है वो दिन ब दिन अब और ज़्यादा सवियर होता जा रहा है और लैंड कम होती जा रही है लोगों के पास। अब इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ़ वो यूनिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं और ज़्यादा तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, तो आपके जो ऑपरेट एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल भी और ऑपरेटिंग भी, कैपिटल लाइक जिस तरह आपका ट्रैक्टर है या बड़ी मशीनरी आप ले लेते हो, और ऑपरेटिंग जो आप फसल के ऊपर हर फसल के ऊपर एक्सपेंस करते हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, प्लस उसमें ये है कि वाटर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट में इस तरह के, अगर बड़े फार्म्स हों लाइक हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ के, तो उसकी वाटर मैनेजमेंट का स्कीम कुछ और है, और 5, 6, 10 एकड़ की वाटर मैनेजमेंट की स्कीम और है। और जितने आप छोटे यूनिट्स में जाते जाएंगे, वाटर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी कम होती जाती है। पेस्ट कंट्रोल इस तरह है कि लाइक बड़े फार्म्स में जनरली जो पेस्ट के लिए जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे की जाती हैं वो जनरली एक ही स्केड्यूल के तहत की जाती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन कोई एक फार्मर कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा करता है, तो वो लाइक उस तरह प्रॉपर पेस्ट मिटिगेशन नहीं होती। प्लस जो फसलें भी हैं उनके क्लस्टर्स नहीं बने हुए, और बने भी हुए हैं तो वो छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हुए हैं। किसी के 10 एकड़ किसी एक फसल के हैं, साथ ही किसी के और 10 एकड़ होंगे वो किसी दूसरी फसल के होंगे। तो प्रॉपर जो आपकी पेस्ट मैनेजमेंट या कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो रही होती।
अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा अर्निंग और कैश कन्वर्जन साइकिल। एक तो ये पॉइंट पहले पॉइंट के साथ भी लिंक्ड है। लाइक अगर आप छोटी लैंडिंग और प्लस उसके साथ आप ये देखो कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी लेंदी हो। लाइक हमारे हम सब लोगों का या तो डेली का कैश कन्वर्जन साइकिल है जो मोस्टली लोग हैं, या फिर एटलीस्ट आपको मंथ के एंड पे सैलरी मिल जाती है। लेकिन किसान शायद वो वाहिद एक एंटिटी है कि जिसको उसके जो भी उसकी मेहनत है उसका फल 5 6 7 माह के बाद मिलता है, और इन सब सर्टन केसेस उसको 1 साल के बाद भी, कुछ फसलें ऐसी हैं कि जो एनुअल हैं तो उसको 1 साल के बाद उसकी मेहनत का फल मिल रहा होता है, यानी जो फसल से वो अर्निंग ले रहा होता है। तो अब उससे होता क्या है, आप एसोसिएट करो कि एक कम ज़मीन वाला किसान है और उसको अगर 6 माह 8 माह बाद उसके जो इनकम है वो मिलनी है, तो ही वुड ऑलवेज बी शॉर्ट ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब ये इशू ग्लोबल है, हर जगह ही एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन दुनिया ने इस चीज़ का एक हल निकाला हुआ है। हल दुनिया ने ये निकाला हुआ है, 3 बेसिक मॉडल हैं जो कि किसान के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डील करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं दुनिया में। उसमें पहला है जी वेयर हाउसेज़। मुख्तलिफ़ जगहों पे वेयर हाउसेज़ बना दिए जाते हैं जहाँ पे किसान अपनी फसल रख के, और बैंक जो है वो उसके अगेंस्ट उसको लोन दे देते हैं, जिससे वो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। और जब उसको ज़रूरत होती है या जब उसको अच्छे रेट मिलते हैं फसल के, वो उस वेयर हाउस के नॉमिनल से चार्जेस दे के उस अपनी फसल को बेच सकता है। नंबर 2, दुनिया में क्रॉप को कोलेट्रल कंसिडर किया गया है। कोलेट्रल आप ऐसे समझ लें, कोलेट्रल कहते हैं गारंटी को, यानी आपकी जो क्रॉप है वो बैंक उसको एज अ गारंटी कंसिडर करते हैं और उसकी बेस पे आपको लोन दे देते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये वाला मॉडल अभी तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तीसरा मॉडल वो है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया है, कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे खाद बीज वगैरह फ्राहम करती है, और उसके बदले में वो किसान से एक उसकी कमिटमेंट होती है कि किसान अपनी फसल की एक सर्टन जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के मंडियां हैं उसके अंदर जाके वो सेल करेगा। अभी रिसेंटली जो इंडिया में जो इशू बना हुआ था उसमें इससे भी रिलेटेड एक मेजर प्रॉब्लम था। तो लेकिन अभी यही मॉडल है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो किसान को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सपोर्ट करती है, और उसके बदले में किसान जो है वो अपनी फसल गवर्नमेंट की मंडियों में सेल करता है। अच्छा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से क्या हुआ है कि हमारी जो किसान के लिए जो लैंडिंग की कॉस्ट है वो बहुत हाई है। हमारे यहाँ पे कोई क्रॉप इंश्योरेंस या क्रॉप कोलेट्रल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। तो उससे होता क्या है कि जो किसान है वो बेचारा अल्टीमेटली एट द जो भी आपके आड़तीज़ हैं और ब्रोकर्स हैं उसके रहमो करम पे होता है, और वो फिर उसको अपनी मर्ज़ी से बहुत हाई रेट्स के ऊपर जो है वो उसको लैंडिंग कर रहे होते हैं या उसको पैसा दे रहे होते हैं। इन सम सर्टन केसेस 5 5 6 6 माह की जो बोरोविंग है वो 60 70 80% के प्रीमियम के ऊपर वो दे रहे होते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें बेचारे किसान की जो फाइनेंशियल लिबर्टी है वो कंप्रोमाइज्ड ही रहती है हर एट ऑल द टाइम्स। तो मैं फिर यहाँ पे जो कुछ लोग कहते हैं कि जी किसान जो है वो सीड्स अच्छे नहीं यूज़ करते, फर्टिलाइज़र प्रॉपरली नहीं यूज़ करते, पेस्टिसाइड्स अच्छी नहीं यूज़ करते। जिस बंदे के पास फाइनेंशियल लिबर्टी ही नहीं है तो वो कौन सी ऐसी लेटेस्ट फाइनेंशियल एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करेगा अपने फार्म के अंदर ना। हमारे मुल्क में जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जो उसकी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, अच्छा अगर आप ओवरऑल ही देखते हैं तो पाकिस्तान में गवर्नेंस या सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वो कोई इतना एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखें तो शायद ये पाकिस्तान के कुछ वाहिद महकमों में होगा
कि जिसका कोई केपीआई नहीं है, जिसके कोई टारगेट्स नहीं है। फसल अच्छी होगी तो अच्छी होगी, फसल बुरी होगी तो बुरी होगी, कोई उसमें मैं तो यही कहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का रोल जो है वो दैट इज़ मोर ऑफ अ कंसल्टेंट। हालांकि इसको बहुत प्रोएक्टिवली आगे आना चाहिए, और मेरे ख्याल में कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान, इस डिपार्टमेंट को शायद सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिवली आके चीज़ों को डील करना चाहिए, और इसके प्रॉपर इसके अंदर इंसेंटिव्स होने चाहिए परफॉर्मेंस के, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन एफिशिएंसी के ऊपर। लेकिन सॉरी टू से अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कुछ सजेशंस हैं जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगी, तो मैं कोशिश करूँगा वो प्रेजेंट करूँ। तो इस सब को रैप अप करते हुए हम कुछ कंसर्निंग एस्पेक्ट्स हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा, आपको बताता जाऊं कि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान के 43% लेबर फोर्स को अब्जॉर्व करता है। तो लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो 43% है ये एग्रीकल्चर के साथ सिर्फ दो वजूहात से एसोसिएटेड है। एक बहुत छोटी क्वांटिटी जो है वो एग्रीकल्चर को एज हॉबी ले रही है, और जो मेजर चंक है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ इस वजह से एसोसिएटेड है कि वो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने के लिए। और यहाँ से आप इस पूरे सिचुएशन और इस पूरे सिनेरियो की सेवेरिटी को असेस कर सकते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर को एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑप्शन कंसिडर नहीं करता। या लोग मजबूरी से कर रहे हैं या कुछ लोग शौक से कर रहे हैं, वरना अदरवाइज अगर ये ऐसा अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन होता तो आपके जो जितने भी ये मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो इस सेक्टर में जाके इन्वेस्ट कर रहे होते। बहुत थोड़े लोग हैं जो कि प्रोग्रेसिवली फार्मिंग को एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑप्शन लेके चल रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। हम 21 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, और हमें इस सेक्टर को बहुत सीरियसली लेके चलना होगा, और इसके रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसके रिवाइवल के लिए। एक जो सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं या जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में कहीं भी कंसिडर ही नहीं किया जाता। एक कॉपी बुक स्टाइल चल रहा है जिस तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में चलता है या बाकी सारे आपकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें चलता है कि बाबूज ही बैठ के एक स्पेसिफिक पॉलिसी है, कभी वो 5,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे होते हैं, कभी वो टोकन दे रहे होते हैं। दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रिवाइव योर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये लोगों को और ज़्यादा हैंडीकैप कर देंगे इस तरह के इंसेंटिव्स के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर, बट दे वुड नॉट बी रिवाइविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ज़रूरत ये है कि सीरियसनेस के साथ इस सेक्टर को के रिवाइवल को कंसिडर किया जाए। मैं पार्ट 2 के अंदर कुछ सजेशंस हैं वो प्रेजेंट करूँगा, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेंगी। टिल देन बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम दे